हेलो विद्यार्थियों, जेएस की ऑनलाइन स्टडी में हिमालय की यात्रा लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। और हमने हिमालय की यात्रा के 4 पड़ाव पार कर लिए हैं। 5वां पड़ाव आज शुरू करेंगे। 5वां दिन है हिमालय की यात्रा का आज। और हमारा सफ़र शुरू हुआ था लेखिका मधु काकरिया के साथ गंगटोक से, और उसके बाद में हम आए गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग में हमने कुछ अच्छे नज़ारे देखे। तीस्ता नदी हमारे साथ बह रही है लगातार, जो सिलीगुड़ी से चल रही है। हमने 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के अद्भुत नज़ारे देखे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के अद्भुत नज़ारे देखे हैं, रोडाडेंड्रो और प्रियुता के फूल देखे हैं, और गदरेन पाइन और धूपी के बहुत अच्छे शानदार पौधे देखे हैं। अलावा इसके हमने हिमालय की यात्रा में और देखा है कि पहाड़ी औरतें हैं, वो पहाड़ों पर रास्ता बना रही हैं। और साथ ही साथ बीआरओ के अधिकारी ने बताया कि इन पहाड़ी औरतों ने और यहाँ के लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। और अलावा इसके हमने चाय के बागानों में कुछ ऐसी युवतियों को देखा जो काफ़ी सुंदर हैं, और लेखिका ने भी कहा है कि इतनी सुंदरता मेरे लिए असहनीय थी। युमथांग के बाद हमारा पड़ाव पड़ा था लायुंग में। हम लायुंग में आकर ठहरे थे। लायुंग की सुबह बहुत ज़बरदस्त थी और थोड़ी बहुत बर्फबारी देखने को मिली थी। लेखिका बहुत खुश हुई थी। और साथ ही साथ लायुंग में लेखिका आने के बाद अब हम लायुंग के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे कटाऊ। कहाँ चलेंगे? कटाऊ। क्रमशः एक बार पुनः बता रहा हूँ, गंगटोक से होते हुए हम युमथांग आए, युमथांग होते हुए हम लायुंग आए, और लायुंग से अब आगे चलेंगे। देखिए, वहीं पर घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ये तो सभी को पता है प्रदूषण को हम किस लेवल पर ले गए हैं वर्तमान समय में, और इस कारण लगातार बर्फीले इलाकों में भी स्नोफॉल का मतलब है बर्फबारी भी कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ? कटाऊ पर्यटक स्थल है और बहुत अच्छी जगह है। कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्त या बर्फ़ मिल जाएगी, अर्थात ये शर्त है कि बर्फ़ मिल ही जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ की तुलना किससे की गई है? भारत के स्विट्ज़रलैंड से की गई है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड काफ़ी सुंदर खूबसूरत देश है, स्विस जिसको बोलते हैं, और कटाऊ को भारत का स्विस कहा जाता है। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। अर्थात लेखिका ने जब ये यात्रा की थी तब कटाऊ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया था। वर्तमान समय में तो कटाऊ टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन तब नहीं था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाऊ लेखिका ने रात कहाँ बिताई? लायुंग में। और अब लेखिका को जाना कहाँ है? कटाऊ, जो कितने फीट ऊपर है? लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है, और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था। पद परिचय देना हो आपको तो बात शब्द संज्ञा है। बात क्या है? संज्ञा से क्या बनी है? क्रिया, बतियाना। और अगर अंडरलाइन आए इसके नीचे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से निर्मित क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। और बतिया रहा दोनों के नीचे आए तो 2 क्रिया हो गई, तो नाम धातु क्रिया / संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। और कर्म के आधार पर आए तो सकर्मक क्रिया। अर्थात वह किससे बतिया रहा था? मुझसे बतिया रहा था। और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया। गुडुप करने का मतलब है कि महुआ खा लिया। किसने? गाय ने निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाऊ की ओर था। कटाऊ का रास्ता और भी खतरनाक था। अर्थात उम्मीद किसकी? यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, उम्मीद किसकी? स्नोफॉल की, बर्फबारी की, कुछ अच्छे सुंदर दृश्यों की। तो हमारा अब अगला सफर है वो कटाऊ की ओर चलने वाला था। तो लेखिका लायुंग से अब जाएगी कटाऊ। देखते हैं कि कटाऊ में लेखिका को बर्फबारी मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या लेखिका गंगटोक से चली है बर्फबारी देखने के लिए, उसकी ये हसरत पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। हिमालय की यात्रा में लगातार जुड़े रहे और करते रहे मेरे साथ यात्रा।
पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सबके दर्शन करवाएंगे। सब पर बादलों की एक परत छाई हुई है, सब कुछ बादलमय है। कहाँ? कटाव में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। अर्थात रास्ते बहुत भयावह थे, खतरनाक थे। थोड़ी सी चूक सीधा पाताल प्रवेश, और उस पर बारिश भी। एक चूक और सब खल्लास। लेखिका ने बताया कि थोड़ी सी चूक और सब कुछ ध्वस्त, खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसल भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई अता पता नहीं। सिर्फ हमारी सांस लेने की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों पर लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अर्थात बड़ी सी एक चेतावनी लिखी हुई थी, अगर आप शादीशुदा हैं तो तलाक को, तो स्पीड को तलाक दे दें। इफ यू आर मैरिड देन डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी धी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली। अर्थात बहुत सी चेतावनियां लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हुई हैं? क्योंकि रास्ते काफी खतरनाक है और थोड़ी सी चूक होने पर आप जिंदगी से हाथ धो सकते हैं, ऐसे रास्ते हैं। सावधानी से मौत ली, दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत ली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। हमने 500 फीट में से 250 फीट का रास्ता पूर्ण कर लिया, तब जाकर थोड़ी बहुत धुंध छटी। 500 फीट कहाँ से कहाँ तक? लायुंग से कहाँ जा रहे हैं? कटाओ। कितनी ऊंचाई पर है? 500 फीट। और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा। नार्गे कौन? जितेन नार्गे, ड्राइवर कम गाइड, अर्थात ड्राइवर भी है गाइड भी है। क्या कहने लगा? कटाओ हिंदुस्तान का स्विस है। कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मेरी सहेली मणि स्विस घूम आई थी। लेखिका की सहयात्री जिनका नाम क्या है? मणि, वो पहले ही स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया, तुरंत इस बात का विरोध किया। प्रतिवाद यानी विरोध। नहीं, स्विस भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। अर्थात मैं स्विस घूम चुकी हूँ। कटाओ की स्विस से तुलना की नॉर्गे ने। तब क्या बताया कि नहीं, कटाओ स्विस से कहीं अधिक सुंदर है और कहीं अधिक ऊंचाई पर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे और आधे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। अर्थात लेखिका ने यात्रा में बताया कि कुछ पहाड़ हैं वो आधे हरे और आधे काले दिख रहे थे, कुछ पर पाउडर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर, मुंडी का मतलब है जीप की खिड़की से मुंह निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़, जिस लिए लेखिका गंगटोक से आगे बढ़ी है स्नोफॉल के लिए, बर्फबारी के लिए। वो स्नोफॉल का दृश्य कहाँ देख पाई? कटाओ जाकर। एकाएक का पद परिचय देना पड़े तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है बर्फबारी देखकर? अर्थात बर्फबारी जो रात को हुई है और लेखिका बचकाने उत्साह के साथ बर्फबारी देखना चाहती थी। तो जितेन पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है? तो लेखिका ने जवाब दिया, राम रोछो। नेपाली भाषा में जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का अर्थ है बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा की गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, अर्थात बहुत खुश हुआ। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। अर्थात थोड़े थोड़े स्नोफॉल होने लग जाता है और वो स्नोफॉल लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लेखिका कहती है, तीम्रो माया संध्या मलाई सताऊंच, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता रहेगा। किसका प्यार? हिमालय का प्यार।
कटाओ का प्यार, लायुंग का प्यार, यूमथांग का प्यार, कवि लॉन्ग स्टॉक का प्यार, हिमालय की सुंदरता का प्यार सदैव मुझे रुलाता है। चहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप करने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था। अर्थात जितेन भी और जो लगातार देखता रहता है ऐसे दृश्य, वह भी साथ साथ में गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अर्थात वहाँ जितने भी सैलानी हैं, जितने भी पर्यटक हैं और जितने भी तीर्थयात्री हैं, सब जो घूमने आने वाले हैं, वे सब के सब इस स्नोफॉल के दृश्य को, इस बर्फबारी के दृश्य को अपने अपने कैमरों में कैद करने में लगे हुए थे। अर्थात एकदम शांत वातावरण, एकदम सुरम्य वातावरण, सुंदर वातावरण था। बर्फबारी हो रही थी और महीन महीन बर्फबारी को लेखिका ने मोती की तरह बताया है कि जैसे मोती बरस रहे हो। नेक्स्ट पेज। मेरे पांव झन झन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। पांव में झंझनाहट हो रही है लेकिन मन वृंदावन, वृंदावन का मतलब है पवित्र, पावन, पुनीत। भीतर जैसे देवता जागे, ख्वाहिश हुई, इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगू लेक की तरह, यूमथांग और झांगू लेक की तरह कटाओ क्या नहीं था, टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। आगे एक प्रश्न भी आपको मिलेगा और नीचे लेखिका भी कहेगी कि बहुत अच्छा है कि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि जो जो टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, पर्यटक स्थल बन जाते हैं, वहाँ पर्यटकों का आवागमन बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं और ऐसे में प्रदूषण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लेखिका ने कहा है कि कटाओ अब तक है क्या नहीं बन पाया, टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया था। इस कारण यहाँ दुनिया भर की दुकान तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। लेखिका हिमालय की यात्रा करने के बाद वापस कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि वहाँ की है, कोलकाता की है। कोलकाता के महानगर में वो किसी एक फ्लैट में बैठेगी और वो कैसा होगा? डार्क रूम, एकदम अंधेरा रूम होगा। बार बार उसको याद करेगी, इस बर्फबारी को याद करेगी। कैमरे में कैद नहीं कर रही है, अपने मन के भीतर कैद कर रही है कि बार बार मैं इस दृश्य को जब महानगर के फ्लैट में बैठकर याद करूंगी तो पुनः मन है वो प्रसन्नचित होगा, हर्षित होगा। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। बहुत अच्छी बात लेखिका ने लिखी है। आप जहाँ कहीं भी, जैसे मान लो आपने हिमालय की यात्रा तो नहीं की, लेकिन आपने यात्रा की होगी जीर्ण माता की, यात्रा की होगी सालासर की, यात्रा की होगी करणी माता की। जब ऐसे स्थलों की आप यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर आप जाते हैं, तो आपका मन है वो स्वतः क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। और आप अतीत के जितने भी झंझट हैं उनको एक कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और आप कहीं न कहीं ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करते हुए अपने आप को प्रतीत होते हैं। आप एकदम हल्के रहते हैं, सुकून रहता है, चैन रहता है। और अगर आप बहुत बड़ी विपदा में भी थे तो उसको भी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। ऐसा ही लेखिका ने कहा है कि ये हिम शिखर का मतलब है बर्फ की चोटियां मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका ने बहुत अच्छी बात की है कि इसी हिमालय पर बैठकर ईश्वर ने, ऋषि मुनियों ने संसार की सबसे पहली पुस्तक क्या है? वेद। शायद यही लिखे होंगे। लेखिका के विचार आया, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, कश्चित् दुर्भाग् भवेत् जैसे श्लोक शायद यही लिखे होंगे का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले। अगर बड़े से बड़ा अपराधी भी कहाँ हिमालय की इस कटाओ की सुंदरता को देख ले तो कुछ क्षणों के लिए ही सही वह क्या बन जाएगा? करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। अर्थात उसमें दया, विनम्रता, सब चीजें अपने आप लौटने लग जाएंगी, वो अहिंसा के रास्ते पर चलने लग जाएगा। ये बात लेखिका ने बताई है। आगे देखते हैं। और तभी दिमाग में कौंधा अर्थात दिमाग में एक विचार आया। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता?
एक विदेशी राइटर की चर्चा की है, इंग्लिश के राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, मिल्टन, जॉन डन जैसे नाम आपने सुने होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप। तो मिल्टन ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक क्या है, ईव। ईव की सुंदरता में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, और उसमें क्या लिखा है, ईव में लिखा है कि अगर इस सुंदरता को कोई शैतान भी देख ले तो वो भी ठगा सा रह जाता है, अर्थात वो अपनी शैतानी कहीं न कहीं भूल जाता है, वो भी उसमें भी मानवीय गुणों की व्याप्ति हो जाती है। और जो हमेशा दूसरों का अमंगल करने की सोचता रहता है, वो भी अमंगल करने की इस आदत को, वृत्ति का मतलब है अमंगल करने की इस आदत को शायद भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा कि क्या आपने मिल्टन की वह कविता पढ़ी है, पर मणि तो और कहीं व्यस्त थी। मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, फिलोसोफर की तरह क्या कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है। बहुत अच्छी बात कर रही है, जल स्तंभ है, ये पहाड़ जल स्तंभ है पूरे एशिया के, न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के। पूरे एशिया के मतलब लगभग 50% आबादी के, अर्थात एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और लगभग ये आधी दुनिया को 33% दुनिया को कवर करता है। तो पूरे एशिया के ये हिम शिखर है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से, अनोखे ढंग से, नायाब ढंग का मतलब है अनोखे ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। हिमालय पर सर्दियों में क्या होता है, पूरा का पूरा जल बर्फ के रूप में संग्रहित हो जाता है। और आया मई जून का महीना, क्या हुआ, चारों ओर पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है, तो यही बर्फ जो सर्दियों में जमा हो गई थी, वो बर्फ की शिलाएं, बर्फ की चट्टानें पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को त्रावट पहुंचाती है। वो गंगा के रूप में, यमुना के रूप में हमारे चारों ओर नदियां बहती हैं और उसका पवित्र पावन जल हम पीते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था जल संचय की, अर्थात ईश्वर तेरी लीला को कोई पहचान नहीं सकता। तेरी व्यवस्था कितनी अच्छी है और किस प्रकार से तू इस सृष्टि को गतिमान रखे हुए हैं, तू वास्तव में तेरी लीला को कोई पहचान नहीं पाता है। तो हमने इस वीडियो में 5वें पड़ाव में अब तक जो देखा है वो ये कि लेखिका और उनकी सहयात्री मणि कहाँ पहुंच चुकी हैं। युमथांग के बाद लायुंग, लायुंग के बाद कहाँ पहुंच चुकी हैं, कटाओ। कटाओ की तुलना किससे की गई है, भारत के स्विट्जरलैंड से। इसका प्रतिवाद करते हुए लेखिका की सहयात्री मणि क्या कहती है कि नहीं, कटाओ भी इतना, स्विस भी इतना सुंदर नहीं है जितना कटाओ है, नहीं इतनी ऊंचाई पर है। कटाओ में क्या देखकर हर्षित होती हैं, पुलकित होती हैं, प्रशंसित होती हैं, स्नोफॉल, अर्थात रात को स्नोफॉल हुई है, बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी लेखिका को बहुत आकर्षक लगती है, दिव्य लगती है, पुनीत लगती है। और साथ ही साथ इसको देखकर लेखिका ने क्या कहा है, लेखिका को क्या क्या याद आता है, मिल्टन की ईव कविता याद आती है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य की बात हुई है। लेखिका ने क्या कहा है कि मेरे अंदर से आध्यात्मिकता धीरे धीरे उमड़ने लगी और मेरा अतीत पता नहीं कहाँ खो गया। लोग जहाँ इस स्नोफॉल के दृश्य को, इस बर्फबारी को कैमरों में कैद करने में मशगूल थे, वहाँ मैं इसको अपने मन के भीतर भर रही थी ताकि महानगर के डार्क रूम में बैठकर मैं इसको पुनः बार बार देख सकूं। उसके बाद लेखिका ने क्या कहा है कि हमारे दिमाग में एक विचार आया, किसका, मिल्टन की ईव कविता का। उसके बाद लेखिका ने मणि से पूछा और मणि ने क्या कहा कि ये जल स्तंभ है, कौन, हिमालय के हिम शिखर। और ये क्या करते हैं, पूरे एशिया को जल की आपूर्ति कराते हैं। कैसे कराते हैं कि सर्दियों में ये हिमालय बर्फ के रूप में जल का संग्रहण कर लेता है और जब गर्मियां आती हैं, चारों ओर त्राई त्राई मचती है, तब ये हिमालय पर्वत अपनी बर्फ को पिघलाकर हमें नदियों के माध्यम से जल प्रदान करता है और हमारे सूखे कंठों को त्रावट प्रदान करता है। ये महान हिमालय, विराट हिमालय, उत्तर भारत का, संपूर्ण भारत का प्रहरी हिमालय, ये चर्चा लेखिका ने अब तक की है। और हमने इसके 5 सफ़र पार कर लिए हैं। हमने 5 दिन से लगातार हम ये यात्रा कर रहे हैं और छठे दिन की यात्रा भी हम करेंगे और छठे दिन की यात्रा हम समापन की ओर बढ़ेंगे इसके, अर्थात बहुत लंबा पाठ है। इस पाठ को आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। गंगटोक, सिलीगुड़ी, युमथांग, लायुंग, उसके बाद में कटाओ, उसके बाद में जो भी दृश्य आए हैं, झांगू लेक आई है, ये दृश्य आपको क्रमबद्ध रखने पड़ेंगे। और लास्ट में क्या होगा, इसको इस प्रकार से आप अपने दिमाग में रखें, पूरी इस पाठ की समरी को बार बार पढ़ें, इसको बार बार इन वीडियोज़ को देखें आप। और अगर वीडियोज़ को बार बार देखने के लिए भी समय नहीं है तो ये जो 20 पेज का पाठ है, इसको आप बार बार दोहराते रहें। और फिर कोई प्रश्न बनता है
तो आप डाउट के रूप में पूछते रहें, और साथ ही साथ टीचर्स जो इस वक्त आपको कॉल कर रहे हैं लगातार सपोर्ट करते रहे। जीआईएस पूरे क्षेत्र में अपनी एक प्रतिष्ठित पहचान बनाए हुए, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन वीडियोज, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऐसे में आप पीछे न रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी विषय की अच्छी तरीके से पढ़ाई समझ में आ रही है, और जीआईएस जो इनोवेटिव कर रहा है उसके साथ आप लगातार बने रहे। छठा भाग लेकर आपके बीच में कल जरूर उपस्थित होऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।